Welcome back to my channel, and in this video I'm going to discuss about the 5 kingdom of classification from 1969 to 1990, and this topic belongs to chapter 2 of class 11. So let's start. R.H. Whittaker in 1969, an American taxonomist. R.H. Whittaker जो अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट थे, उन्होंने सभी ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। और उस समय जो है ये कहा जा रहा था कि वायरस के बारे में ये कहा जा रहा था वो बॉर्डर लाइन पे था, कुछ लोग उसे लिविंग और कुछ लोग उसे नॉन लिविंग भी कह रहे थे, लेकिन इन्होंने इसे छोड़ दिया। तो इन्होंने ये जो ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया, तो वो किस किस बेसिस पे डिवाइड किया। तो फर्स्ट जो है, पहला उन्होंने क्या देखा कि सेल का कॉम्प्लेक्सिटी, सेल स्ट्रक्चर कैसा कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। तो उन्होंने डिवाइड किया प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। तो अगर सेल का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स मतलब ये हुआ कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं, न्यूक्लियस अब्सेंट है, उस आधार पे उन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिवाइड किया। सेकेंड, उन्होंने देखा कि बॉडी स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को, कि सेल जो है वो सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल का बना है या मोर देन 1 सेल का बना है। तो उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिवाइड किया। तो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, और इसमें क्या हो गया, मोर देन 1 सेल, एक से अगर ज़्यादा है तो वो मल्टी सेलुलर, इस आधार पे उन्होंने डिवाइड किया। थर्ड, उन्होंने लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से खाना खाते हैं, वो किस तरीके से अपना भोजन लेते हैं। तो फर्स्ट उन्होंने क्या बताया कि प्लांटिक के बारे में बताया कि जितने भी प्लांट्स है वो फोटो ऑटोट्रॉपिक है, मतलब वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। फंगी के बारे में उन्होंने बताया कि फंगी जो होता है वो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉपी होता है, मतलब वो बना बनाया खाना, जो भी कोई दूसरा खाना बनाया, बस उसको वो फंगी क्या करता है, उस खाने को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और खाना खा लेता है। एनिमिलिया के बारे में बताया इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉपी। अब इंजेस्टिव और एब्जॉर्प्टिव मतलब क्या हुआ कि जो खाना बना हुआ सिर्फ उसको एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, एंड इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉपी मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम लोग जो खाते हैं, तो जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड सॉलिड या लिक्विड के रूप में लेते हैं और फिर वो बॉडी के अंदर जाता है, उसके बाद फिर वहाँ डाइजेशन होता है, तो हम लोग इसको खाने को इंजेस्ट करते हैं, इसलिए कहा गया इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉपी। ठीक है, तो वो एनिमिलिया में उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि फोटो ऑटोट्रॉपी, जिसको कि जो कि ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाता है, उसको हेलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। हेलोफाइटिक न्यूट्रिशन का भी मतलब यही होता है कि खाना खुद से बनाना फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। और जो इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉपी है, मतलब जो हम खाना खाते हैं, जो हम लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, उसको उन्होंने होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा। एंड एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉपी को उन्होंने सेप्रोबायोटिक भी कहा या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मतलब ये होता है कि जब कोई डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स, जो सड़ा गला अगर कोई चीज़ है, अगर वो उसको खाता है तो उसको कहते हैं सेप्रोबायोटिक या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और उन्होंने एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉपी को सेप्रोबायोटिक या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन उन्होंने इसे कहा। अब ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि ऑटोट्रॉपी है या हेट्रोट्रॉपी है या एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉपी है या इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉपी है, तो उन्होंने इसको कहा कि ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिटरमाइन करता है इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल कैसा है, वो इकोलॉजी में किस तरीके से काम करता है। तो क्या वो प्रोड्यूसर है, क्या वो डिकम्पोजर है, या क्या वो कंज्यूमर है। तो ये जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही बताता है। तो प्रोड्यूसर मतलब क्या हुआ, जो प्रोड्यूस करता है। जैसे प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है, इसलिए प्लांट को क्या कहा गया, प्रोड्यूसर कहा गया। तो ये ऑटोट्रॉप्स क्या हुआ, ये प्रोड्यूसर हुआ, क्योंकि वो अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करता है। अब है दूसरा डिकम्पोजर मतलब ये हुआ कि कोई अगर कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देता है, और ये सारा जो चीज़ होता है डिकम्पोज का, ये बॉडी के बाहर होता है, और इसे फंगी कहते हैं। तो फंगी जो है डिकम्पोजर का काम करता है, कि वो डिकम्पोज करने का काम करता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फॉर्म में तोड़ता है, और उसके बाद जो है वो उस फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है। और थर्ड नंबर पे कहा गया कंज्यूमर, कि जो अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, बल्कि वो जो है
वो कंज्यूम करने का काम करता है सिर्फ, तो उसको कंज्यूमर कहा गया, जैसे कि एनिमिलिया कहा गया कि हम लोग क्या करते हैं, खाना को सिर्फ एडजस्ट कर देते हैं, मतलब करते हैं, इसका मतलब हम सिर्फ कंज्यूम करते हैं, तो इसे एनिमिलिया कहा। फोर्थ जो बेसिस उन्होंने बताया ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का, प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में होता है या नहीं है, या होता है तो उसका मोड क्या है, वो किस तरीके से होता है। एंड फिफ्थ उन्होंने बताया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, ठीक है, तो इसको कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये 5 बेसिस है जिसके आधार पर विटेकर्स ने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया। तो 5 किंगडम्स में जो क्लासिफाई किया उसमें फर्स्ट है मोनेरा, सेकेंड वन इज प्रोटेस्टा, थर्ड इज प्लांटी, फोर्थ इज फंगी एंड फिफ्थ इज एनिमिलिया में उन्होंने इसे डिवाइड किया। तो फर्स्ट इज मोनेरा किंगडम। मोनेरा को किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स भी कहा गया, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स, अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सबसे पहले जो ये जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है जो मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं उसमें है माइकोप्लाज्म, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिट्स, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये सारे इसके जो है बहुत सारे और भी ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोकैरियोट्स के। अब इसका क्या क्या जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो फर्स्ट ये क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है। यूनिसेल्युलर मतलब एक सिर्फ सिंगल सेल रहता है, इसमें सिंगल सेल का प्रोकैरियोट्स बना होता है। कॉलोनिकल, कॉलोनिकल मतलब क्या हुआ कि ये जो है हमेशा कॉलोनी में रहता है, कभी भी ये सिंगल नहीं प्रेजेंट होता है। बहुत सारा जो है प्रोकैरियोट्स जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, तो वो हमेशा कॉलोनी में प्रेजेंट होगा, वो सिंगल कहीं प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद ये माइसीलियल होता है। माइसीलियल मतलब क्या हुआ कि माइसीलियल कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो ब्रांचेस भी, जिसमें ब्रांचेस बहुत सारे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको माइसीलियम भी जिसको माइसीलियल कहते हैं। और फिलामेंटस भी मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो फिलामेंट हो जिसमें बहुत सारा, जिसमें ब्रांचेस हो, उसको कहते हैं माइसीलियम। अब सेल का जो साइज होगा वो 0.1 से 5 माइक्रोमीटर तक का होता है, ये प्रोकैरियोट्स से ज़्यादा नहीं होता है। और सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेंस प्रेजेंट होता है। ये जो पेप्टिडोग्लाइकेंस प्रेजेंट होता है ये किसका बना होता है, शुगर और एमिनो एसिड, शुगर और एमिनो एसिड के पॉलीमर से बना होता है, मतलब बहुत सारा शुगर और एमिनो एसिड मिलकर पेप्टिडोग्लाइकेंस का फॉर्मेशन करता है। अब कहा गया है कि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो यूनिस्ट्रैंड, मतलब सिर्फ फ्लैजिला का एक स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा, ओके। देयर इज अ सिंगल इन्वेलप सिस्टम। सिंगल इन्वेलप सिस्टम कहने का मतलब ये हो कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं के सेल में सिर्फ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब पूरे सेल को जो है, पूरा सेल जो है सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए इसको सिंगल इन्वेलप सिस्टम कहते हैं। अब कहा गया कि राइबोसोम क्या है, 70S इन नेचर। तो राइबोसोम, सबसे पहले तो राइबोसोम क्या करता है कि जो सेल के अंदर जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो राइबोसोम करता है। अब राइबोसोम का क्या है, राइबोसोम ये 2 सब यूनिट का बना हुआ है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है, दूसरा लार्ज सब यूनिट होता है। तो स्मॉल सब यूनिट 70S का बना होता है और लार्ज सब यूनिट 80S का बना होता है। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, सारे प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक सिंगल यूनिट होता है जिसको कहते हैं 70S। तो राइबोसोम 70S होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, जैसा कि अभी बताया कि जितने भी सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन, सेल के चारों साइड सिर्फ एक मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम्स, न्यूक्लियस, जो भी जितने भी मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन सब में जो है, उन सब में मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, उस सब का आउटर कवरिंग नहीं होता, सिर्फ एक आउटर कवरिंग होता है, वो सेल का है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस क्या होता है, वो एब्सेंट होता है। उसके बाद कहा गया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये सिंगल डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है, ये जो है ऐसे सिंगल या कह सकते हैं डबल हेलिक्स, दोनों प्रेजेंट होता है डीएनए मॉलिक्यूल का जो है जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद कहा गया कि सेव वैक्यूल्स, सेव वैक्यूल्स आर एब्सेंट। तो सेव वैक्यूल्स क्या होता है कि ये जो पूरा सेल होता है, सेंट्रल वैक्यूल्स भी इसको कहते हैं, और पूरे सेल का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ये सेव वैक्यूल्स कवर करता है।
सेल वैक्यूल का क्या काम है, ये स्टोर करता है मटेरियल को, ये मटेरियल को स्टोर करता है एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल को जो है ये एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मटेरियल को स्टोर करता है। लेकिन सेल वैक्यूल्स जो है प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होता है। उसके बाद कहा गया कि सेल डिवीजन अकर्स बाय माइटोसिस, सेल डिवीजन जो है वो माइटोसिस के द्वारा होता है। माइटोसिस क्या हुआ कि जैसे कि एक सेल है, एक सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स है, अगर इसके अंदर मानते हैं कि अगर 10 क्रोमोसोम्स हैं, ओके, तो जब ये सेल डिवाइड होगा और ये 2 सेल फॉर्म करेगा, इसके अंदर भी क्रोमोसोम्स होंगे, तो इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो इसमें भी 10 होंगे, तो ये हो गया माइटोटिक डिवीजन। लेकिन जैसे कि ये अभी 10 है इसमें, अब अगर ये मियोसिस डिवीजन होगा तो इसमें जो क्रोमोसोम है उसका नंबर हाफ हो जाएगा, मतलब अगर 10 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये होगा मियोसिस। तो यहाँ जो है सेल में सिर्फ माइटोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस जो है वो नहीं होता है। आगे क्या क्या कहा गया कि माइटोटिक स्पाइंडल इज अब्सेंट, इसमें जो है माइटोटिक स्पाइंडल क्या होता है, वो अब्सेंट होता है। तो माइटोटिक स्पाइंडल का काम क्या होता है कि ये जो है जैसे भी पेरेंट से जो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स आते हैं, तो माइटोटिक स्पाइंडल का काम ये है कि वो जो है इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हर एक डॉटर सेल्स में है, वो जो है हर एक डॉटर सेल्स में वो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो भेजता है। तो उसको कहते हैं यहाँ माइटोटिक स्पाइंडल जो है ये यहाँ अब्सेंट होता है। फिर यहाँ क्या क्या कि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी क्या होता है, अब्सेंट होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए इसमें मियोसिस भी नहीं होता है, सिर्फ माइटोसिस होता है। नाउ द प्रोटिस्टा, सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा को कहते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स सिर्फ एक सेल का बना होगा, ये हो गया प्रोटिस्टा। अब जैसे इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स है, जैसे फ्लैजिलेट्स है, डायटम्स है, डिनोफ्लैजिलेट्स है, स्लाइमूट्स है, सार्कोडाइंस है, सीलिएट्स एंड स्पोरोजोन्स एंड ईटीसी, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। सबसे पहला क्या हो गया कि प्रोटिस्टा जो होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक सेल का बना होता है, क्लोनिकल मतलब कॉलोनी में रहता है। सेल का जो साइज होता है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर तक का होता है। इसके सेल में क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट। सेल्यूलोज मतलब ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का बना होता है। सेल्यूलोज किसका बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना है। सेल में जो है सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, और जो ह्यूमन है उस प्लांट सेल में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, बट ह्यूमन सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि सेल्यूलोज को जो है ह्यूमंस जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अब कहा गया कि अगर इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो फ्लैजिला कितना होगा, 11 स्टेंट्स, मतलब 11 फ्लैजिलास प्रेजेंट होंगे इसमें। और यहाँ कहा गया डबल इनवेलप सिस्टम, डबल इनवेलप सिस्टम मतलब क्या, जैसे ये सेल है तो सेल के चारों साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, और न्यूक्लियस है ये, अगर न्यूक्लियस है तो इसके चारों साइड क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे सेल को कवर करता है और न्यूक्लियस को कवर करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको इसलिए इसको डबल इनवेलप सिस्टम कहा गया। अब यहाँ राइबोसोम की बात कही गई, तो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स आर 80s एंड ऑर्गेनल राइबोसोम्स आर 70s। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट है, एक स्मॉल सब यूनिट है, दूसरा लार्ज सब यूनिट है। स्मॉल सब यूनिट 70s का होता है, लार्ज सब यूनिट 80s। तो साइटोप्लाज्मिक, तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें कैसा प्रेजेंट होता है, 80s, साइटोप्लाज्म 80s। लेकिन जो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, लाइजोसोम्स हुआ, गोल्जी बॉडी हुआ, तो सेल ऑर्गेनेल के अंदर जो है वो क्या होता है, 70s प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट्स, और यहाँ क्या है कि जो भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, जितने भी मेम्ब्रेन्स है उनके भी चारों साइड जो है एक कवर रहता है, जो इसको जो है जैसे कि न्यूक्लियर इनवेलप हो गया तो न्यूक्लियस के साइड है, कोई भी मेम्ब्रेन है, कोई भी ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स है, तो उसके चारों साइड भी एक कवरिंग प्रेजेंट होता है। यहाँ जो है ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो 2 और मोर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखिए डबल स्टैंडर्ड और 2 और मोर डीएनए मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होता है। यहाँ सैप वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। सैप वैक्यूल क्या करता है, मटेरियल, फूड मटेरियल को स्टोर करता है और सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस से होता है।
माइटोसिस पता है कि क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, जब वो दूसरे, जैसे एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो अगर इसमें 10 है तो इसमें भी 10 होगा और इसमें भी 10 होगा, मतलब क्रोमोसोम नंबर जितना सेम रहता है वो चेंज नहीं होता, इसको कहते हैं माइटोसिस। और इसमें स्पाइंडल भी प्रेजेंट होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है और मियोसिस भी होता है। मियोसिस क्या हुआ कि अगर जैसे ये सेल है, अगर ये सेल है इसमें अगर 10 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, अगर ये सेल डिवाइड करता है मियोटिकली मतलब मियोसिस होता है, तो इसमें अब क्रोमोसोम नंबर 5 हो जाएगा, मतलब क्रोमोसोम नंबर अगर हाफ हो जाता है तो उसको वैसे सेल डिवीजन को मियोसिस कहते हैं। नाउ द फंगी, फंगी को क्या कहा गया, मल्टी सेल्यूलर डिकम्पोजर। मल्टी सेल्यूलर मतलब जो बहुत एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं, और डिकम्पोजर मतलब क्या हुआ कि जो डिकम्पोज करने का काम करता है, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को वो किस में ब्रेक करेगा, वो कन्वर्ट करता है सिंपल फूड मटेरियल, सिंपल फूड मटेरियल में वो ब्रेक करता है और उसके बाद वो एब्जॉर्ब करता है। तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो क्या है, एक्लेरोपाइलस, स्पोर प्रोड्यूसिंग, मल्टी सेल्यूलर या मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब क्या हो गया कि एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है के अंदर आते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होता है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है। हेट्रोट्रॉपिक मतलब क्या हो गया कि वो खाना जो है अपने से नहीं बनाता, जबकि वो खाना क्या लेता है, बट कैसा है, एब्जॉर्प्टिव टाइप, मतलब ये जो है फूड बनाया जो भोजन है, फूड है, उसको सिर्फ एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसको सेप्रोफोबिक या पैरासिटिक कहते हैं। सेप्रोफोबिक मतलब क्या हुआ कि जो ये सड़ा गला चीज होता है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स या रिमेन्स है, उसको भी खाता है। और पैरासिटिक कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो है, पैरासिटिक कहने का मतलब है कि जैसे फंगी है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रेजेंट होता है, और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म जिस भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं होस्ट, और जो फंगी है उसको कहते हैं पैरासाइट्स। तो ये जो है जिससे कि होस्ट के बॉडी से अपना खाना ले लेता है। अब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब क्या हो गया कि अगर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रेजेंट है और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है तो उसको कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो ये जो है फंगी जो है वो कुछ एल्गी के बॉडी में प्रेजेंट होता है, कुछ हायर प्लांट्स जैसे लाइकेंस है या माइकोरिचा है, तो ये सारा जो है उसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो फंगी जो है इन सब में प्रेजेंट होता है। अब क्या है कि फंगी जो है वो सेप्रोफोबिक फंगी है, मतलब सेप्रोफोबिक फंगी कहने का मतलब कि जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को, जो सड़े गले चीज को खाता है, वो सेक्रीट करता है हाइड्रोलाइटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करता है इन द एक्सटर्नल मीडियम में। ठीक है, बाहर वो जो है बॉडी के बाहर अपने बॉडी से वो हाइड्रोलाइटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रीट करता है, जिससे कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं इसमें ये सेक्रीट करता है, जिससे कि ये कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं और फिर वो इस सिंपलर फॉर्म को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, पैरासिटिक फंगी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली, भी जैसे कि बताया कि जिसके बॉडी में वो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं होस्ट, जिससे कि फिर वो अपना जो है फूड जो है होस्ट के बॉडी से वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो फंगस है, बॉडी ऑफ फंगस है, वो फिलामेंटस होता है जिसको माइसीलियम कहते हैं। फिलामेंटस क्या हुआ, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं माइसीलियम। और इस फिलामेंट को जो है हाइपी भी कहते हैं। ठीक है, हाइपी और आइदर, हाइपी क्या हो सकता है, या मल्टी सेल्यूलर हो सकता है, मल्टी सेलर मतलब बहुत सारे सेल का बना हो, या मल्टी न्यूक्लिएटेड, या और एक सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस हो तो उसको कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है। न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है और शो करता है इंट्रा न्यूक्लियर स्पाइंडल, मतलब सेल के अंदर जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो माइटोसिस डिवीजन होता है और ये स्पाइंडल फॉर्मेशन करता है। सेल वॉल के अंदर क्या होते हैं, काइटिन्स होते हैं, और काइटिन्स क्या है कि ये क्या है, पॉलीसेक्राइड है। काइटिन्स जो है वो पॉलीसेक्राइड्स है और नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेक्राइड्स का ये बना होता है, मतलब जिसमें कि सेल्यूलोज प्रेजेंट ना हो, मतलब कार्बन जो सेल्यूलोज कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है तो वो अब्सेंट होता है। सेल्यूलोज ऑल्सो अकर इन फ्यू केसेस, लेकिन कभी कभी जो है सेल वॉल में सेल्यूलोज को भी देखा जाता है।
सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो टू इन्वेलप टाइप्स, मतलब कि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी वो यूनिसिस्टर्नल होता है। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या है कि ये जो है ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, उसको पैकेजिंग का काम करता है। तो ये इसका ये जो है सेल बॉडी, गोल्जी बॉडी ये फंक्शन प्रोवाइड करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का मेनली काम करता है। और यूनिसिस्टर्नल मतलब ये हो गया कि एक फ्लैटेंड, यूनिसिस्टर्नल मतलब होता है, सिस्टर्नल मतलब होता है फ्लैटेंड डिस्क शेप्ड। तो गोल्जी बॉडी के ऊपर एक फ्लैटेंड डिस्क शेप्ड प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं सिस्टर्नल। और इसमें कितना से प्रेजेंट होता है, यूनी, मतलब सिर्फ एक सिस्टर्नी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको यूनी सिस्टर्नल कहते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से होता है। और वेजिटेटिव पार्ट या माइसीलियम जो है वो एक्सटर्नली, वो बाहर जो है पूरा क्लियर दिखाई नहीं देता है, ड्यू टू सबस्टेरिनल नेचर की वजह से है, वो पूरी तरीके से क्लियर दिखाई नहीं देता है। और रिप्रोडक्टिव बॉडीज जो है वो ज़्यादातर कुछ में प्रेजेंट जो दिखते हैं वो जैसे मशरूम्स में, टेडस्टॉल्स में, पफ वॉल्स या ब्रैकेट फंगी में ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज दिखते हैं। नाउ द टिश्यू डिफ्रेंसिएशन इज एब्सेंट। टिश्यू डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या हुआ, ये सेल डिफ्रेंशिएशन से स्टार्ट होता है। सेल डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या होता है कि एक सेल जो है, जैसे सेल है ये कैपेबल हो अदर टाइप ऑफ सेल का फॉर्मेशन कर सकता, अदर टाइप ऑफ सेल को अगर फॉर्म कर पाता है, वो अदर टाइप ऑफ सेल को, अगर एक सेल दूसरी तरह के सेल को बना सकता है तो उसको कहते हैं सेल डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। तो और इसी से फिर वो अलग अलग बहुत सारा सेल मिलकर टिश्यू बनता है। तो एक टिश्यू जो है वो दूसरे टाइप का टिश्यू बना पाए, इसको कहते हैं टिश्यू डिफ्रेंशिएशन, जो कि इसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है। और जो फूड इसमें रिजर्व होता है वो ग्लाइकोजन और फैट के रूप में फूड रिजर्व होता है। तो किंगडम इज इंपॉर्टेंट इन न्यूट्रिएंट साइकिल। ये जो फंगी है ये किंगडम न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है बिकॉज अलॉन्ग विथ सम प्रोटिस्टा एंड मोनेरास, मोनेरास और प्रोटिस्टा को इसके साथ साथ फंगी को क्या कहा जाता है, डिकम्पोजर। वो डिकम्पोज करने का काम करता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो है बायोस्फीयर को, और उसको मिनरलाइजर्स भी कहते हैं बायोस्फीयर का, क्योंकि जब वो डिकम्पोज होता है, सिंपल फॉर्म में ब्रेक होता है, तो इससे जो है बायोस्फीयर में बहुत सारे मिनरल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, उसको बहुत सारा मिनरल्स भी मिलता है, इसलिए इसको मिनरलाइजेशन भी कहा जाता है। So thank you for watching this video. Please subscribe my channel, press the bell icon to get all new updates. And in next video, we will discuss about the Plantae and Animalias. So thank you and keep watching us. Stay tuned.